नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास की, बात करेंगे इन्वायरमेंट ईवीएस की। जीव जंतु की आज की क्लास है। जीव जंतु से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, लाटेस्ट प्रश्न रहने वाले हैं। सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। सरल से लेके कठिन प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सरल क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं लिए गए हैं, जो आपको पता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपकी इस क्लास को। और आज की क्लास 5वीं नंबर क्लास है, और इसकी पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्ट आपके एनसीईआरटी के बेस्ड है, जहां से आपके क्वेश्चन क्रिएट होने हैं, बनने हैं, और वहीं से सिलेक्शन भी होना है। पहला प्रश्न है, पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की, या उपरोक्त सभी की? तो पौधों की जो पौधे होते हैं उनकी किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पौधे में नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, पोटेशियम की भी होती है, और आपके फास्फोरस की भी होती है। यानी आई थिंक ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं पौधे में आवश्यक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधे हवा जल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे से क्या है, मिट्टी से मिलता है, और इनकी पौधे में काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है, तो इन्हें क्या है, पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और कल की क्लास में जिनका कमेंट आया था 25 प्रश्नों में से, जिनका मैंने बताया था 20 प्लस जिन्होंने किया है स्कोर, उनका सभी का एंड में नाम बताया जाएगा। आज भी यही करना है। 25 में से आप लोगों को कितना स्कोर है, एंड में आप कमेंट बॉक्स बताइएगा, और आज के नाम हम कल लेंगे, ठीक है, वीडियो के अंत में लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न को आंसर देख लेते हैं। हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से, या उपरोक्त सभी से? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, मेरे अध्यापक अध्यापिकाओं, जो हरे पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन किससे ग्रहण करते हैं? तो सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। पौधे की कोशिकाएं जो होती हैं वह स्टोमेटा के छिद्रों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी निकलता है, और इसलिए जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की ज़रूरत नहीं होती है और आपके पानी को संरक्षित करना चाहते हैं, तो स्टोमेटा के छिद्र क्या है, बंद हो जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, और पत्तियों में स्टोमेटा के छिद्रों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। मेरे सभी प्यारे में शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक कर देंगे, और अंत में 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे दोस्तों जो बेहतरीन लाजवाब है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। और आज का स्कोर क्या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रकाश मिलता है, या ए व बी दोनों मिलता है? तो सभी जीव में हम और आप भी आते हैं, ठीक है, मानव भी, मनुष्य भी आते हैं जीव में। तो सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन हमें मिलता है ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में, यानी कि ए बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन हमें सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है। भोजन से प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश सूर्य से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा और शक्ति मिलती है। सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें कच्ची सामग्री तो प्राप्त होती है, जिससे हमारी वृद्धि होती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। इससे हमें क्या है, शरीर की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा भी मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न कि पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को पोषण कहते हैं, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि को कहते हैं, भोजन के उपयोग की विधि को कहते हैं, या पानी ग्रहण करने की विधि को कहते हैं? तो पोषण किसको कहते हैं? आप सभी का फीडबैक सर्वमान है, सभी लोग कमेंट करेंगे। पोषण किसे कहते हैं? तो भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को ही पोषण कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल आपके हर एक प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से यहाँ पे तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3-4 घंटे मेहनत किया जाता है, तब ये जाके 25 क्वेश्चन तैयार होते हैं विद कंसेप्ट के, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन स्वरूप ही है, ठीक है। तो प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? पादपों से, जंतुओं से, हवा से, या ए व बी दोनों से? तो प्राणी यानी प्राणी जिसके प्राण होती है, जिसका जीव, प्राणी यानी जीव सेम ही है। तो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? हम और आप हो गए, ठीक है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जितने हैं, ये भोजन किससे प्राप्त करते हैं भैया मेरे प्यारे मित्रों? ये पादपों से करते हैं, जंतु से करते हैं, हवा से करते हैं, या दोनों से करते हैं? तो सभी लोग जानते हैं डी ऑप्शन सही होगा।
हवा से भोजन नहीं मिलती है, हवा से भोजन नहीं मिलती है दोस्तों, पादप और जंतुओं से भोजन मिलता है। डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जंतुओं को निर्मित भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे पौधे या जीवों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सांप मेढक को खाता है, कीट जंतुओं के मृत शरीर को खाते हैं, और चिड़िया किसको, कीटों को खाती है। यही आपका भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, जंतुओं में निर्मित होती है, और यही आपकी खाद्य श्रृंखला है, और यही साइकिल रिसाइकल होता रहता है, चलता रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? शारीरिक संरचना करने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, वृद्धि ऊर्जा प्रदान करने के लिए हैं, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए हैं, या उपरोक्त सभी हैं। तो पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं? ठीक है, राइट ऑप्शन सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या है? आपका कमेंट सर्वमान है दोस्तों। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं पोषक पदार्थ जो होते हैं शारीरिक संरचना करने के लिए आवश्यक होते हैं, वृद्धि ऊर्जा प्रदान करने के लिए होते हैं, ठीक है, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए होते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपका आंसर क्या है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? अब भोजन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आदत के आधार पर अगर पूछ लिया गया कि पोषण विधि कितने प्रकार की होती है, एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, या दोस्तों चार प्रकार की होती है, आपका कमेंट सर्वमान है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है। कमेंट करने से डरना नहीं कि हमारा गलत हो जाएगा, नहीं दोस्तों, जितना ज़्यादा यहाँ आपका अभ्यास होगा उतना ही ज़्यादा आपका एग्जाम में प्रैक्टिस होगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे अभ्यास कीजिए, कमेंट कीजिए हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होती है आगे हम आने वाले क्वेश्चन में बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यह क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी होती है? अभी हमने तो पढ़ा दो प्रकार की, जब दो प्रकार के हमने पढ़ा कि भोजन की आदत के आधार पर पोषण विधि दो प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है? स्वपोषण, विषम पोषण एवं अभी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं कि भोजन के आधार पर जो पोषण विधि होती है स्वपोषण विषम पोषण, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, दो प्रकार की होती है। और कंसेप्ट क्या कह रहा है ये भी जान लेते हैं दोस्तों। स्वयं पोषी यानी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना स्वयं पोषण करते हैं, वह स्वयं पोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे, युगलीना हो गया, ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और विषम पोषी जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वह आपके विषम पोषी कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? जी हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं भैया कि पेड़ का तना होता है, पत्ती होती है, ठीक है, ये सारी चीज आप लोग जानते हैं, ठीक है, पहले से ही। तो वो क्वेश्चन ला रहे हैं जो नॉलेजेबल है और सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है जिस लेवल के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने हैं, संभावित होने वाले हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह आपका विषम पोषण है, स्वपोषण है, परपोषण है, या मृतजीवी पोषण होगा। तो ऐसा पोषण या ऐसे पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं क्रिएट करते हैं अपने लिए, तो वह दोस्तों स्वपोषी कहलाएगा, क्योंकि वह स्वयं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? समपोषी, विषमपोषी, परपोषी, या मृतजीवी पोषी कहते हैं। तो वे जीव जंतु को क्या कहेंगे जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, पादप द्वारा, ठीक है, तो वही हमारे विषम पोषी कहलाते हैं, क्योंकि पादपों द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, ये हमारे विषम पोषी कहलाते हैं, ठीक है। वे जीव जंतु जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो आपके विषम पोषी, ठीक है, जीव कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पादपों में कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? जड़ों में होता है, पत्तियों में होता है, आपके फूलों में होता है, या पेड़ के तने में होता है? तो पादपों में कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है दोस्तों? तो पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं। जी हाँ, प्रश्न आ सकता है कि पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन है? आपका जवाब, आपका आंसर, आपका ओपिनियन पत्ती होना चाहिए। लीव्स की बात करेंगे। और पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण
जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। आई थिंक ये नॉलेजेबल वीडियो है, कंसेप्ट भी है, इसलिए डिटेल के साथ आते हैं क्योंकि किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा या तनों द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जड़ों द्वारा किए जाते हैं। कि मृदा में भैया जड़ ही तो रहते हैं, ठीक है। जल व खनिज जो मिट्टी से हमें प्राप्त होता है वह जड़ किस भाग द्वारा? वह जड़ द्वारा होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है? ठीक है दोस्तों, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्तियों में कौन सा वह हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है? क्लोरोफिल, लाइकोफिल, क्रोमोप्लास्ट या आपका क्रोमोफिल हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल राइट ऑप्शन होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग शिक्षक हैं, शायद प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते होंगे, आपको नॉलेज है, सबसे ज़्यादा है क्योंकि आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है दोस्तों, ठीक है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा के चैनल को लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और अपना कमेंट करते रहें। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? जो कैसे पादप, मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किस टाइप का होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे किया जाते हैं, ये कौन करते हैं? हरे तने करते हैं, हरी शाखाएं, पत्तियां, ये जड़ करते हैं। तो मरुस्थलीय पादप में जहां आपका सूखा इलाका होता है, पानी कम होता है, तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण हरे तने ही करते हैं। क्या करते हैं? तने करते हैं। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे भागों में जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शुष्क रूप में हो जाती हैं और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल होने के कारण, लाइकोफिल होने के कारण, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण या आपके क्रोमोफिल होने के कारण? तो शैवाल किस कारण हरे होते हैं? सभी लोग जानते हैं, हरा होना यानी कि क्लोरोफिल की उसमें उपस्थिति होती है। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण से क्या उत्पन्न होते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन या ए व बी दोनों होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से आपका ऑक्सीजन भी ठीक उत्पन्न होता है और कार्बोहाइड्रेट भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है भैया? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या उपरोक्त सभी से? सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो सभी लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बना होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों, हमारे दैनिक आहार का एक मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और इस प्रकार के भोजन में शर्कराएं जो होती हैं, स्टार्च हो गया, फाइबर शामिल होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं से बने होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है, ठीक है। कौन सा जो पादप के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं? कौन से पादप है दोस्तों, ठीक है। कौन से पादपों के लिए जो है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं? वह आपके पादप जीवाणु हैं, शैवाल हैं, कवक हैं या आपके प्रोटोजोआ हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, राइट आंसर जान लेंगे। फीडबैक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अंत में बताएंगे सभी के कल वाले जो नाम है आपके, जिन्होंने 20+ स्कोर किया था और आज जिन्होंने किया है, आज का भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर जान लेते हैं। राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों शैवाल की तरफ, ठीक है। क्या जाएगा? शैवाल की बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ए व बी दोनों की जाती है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। जब सौर ऊर्जा तो जान लेते हैं कि पवन, जब ए व बी दोनों वाला ऑप्शन आता है ये कंफ्यूज करने वाला होता है, यानी कि आपने अच्छे तरीके से वीडियो, अच्छे तरह से क्लासेज अटेंड नहीं की है, ठीक है, तभी तो आप कंफ्यूज हैं। जब अच्छे दिल से, मन से क्लासेज अटेंड करेंगे तो कंफ्यूज पूरा क्लियर होगा, आपको श्योर है कि ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है? सौर ऊर्जा की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है?
जल, खाद्य, खनिज या इनमें से कोई नहीं। तो पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं, खाद्य की बात करेंगे। पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? खाद्य। ठीक है, खाद्य मतलब खाना। ठीक है, भोजन की बात करेंगे, वह आपका खाद्य पदार्थ है, बोलते नहीं ये खाद्य पदार्थ है, वही पादप और सौर ऊर्जा दो है, खाद्य के रूप में संचित की जाती है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि श्वसन एवं पोषण में संबंध इन क्रियाओं के संपादन हेतु दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन होता है, और सौर ऊर्जा भोजन में स्थिरीज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जिन पादपों में क्लोरोफिल ना होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वे कौन सी प्रणाली उपयोग करते हैं? बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। ऐसे पादप में क्लोरोफिल ना हो, जिन पादपों में, ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल ही ना हो, ठीक है, उनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? ठीक है, स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवपोषी या कीटभक्षी का करते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे स्वपोषी लिखा हुआ है, ठीक है, स्वपोधी नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे स्वपोषी होगा, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वे कौन से प्रणाली का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे मित्रों? वह विषमपोषी का करते हैं। कैसे है? वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं, वह पादप क्या कहलाते हैं? दोस्तों विषमपोषी प्रणाली में ध्यान दीजिएगा, समपोषी विषमपोषी ये बहुत कंफ्यूज करता है दोनों प्रणालियां। ठीक है, तो विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं, वह पादप आपके परपोषी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, या आपके सहजीवी कहलाते हैं। तो भैया परपोषी तो नहीं हो सकता, क्योंकि विषमपोषी प्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यही ऑप्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं, ठीक है, उस पादप को क्या कहते हैं? भैया विषमपोषी है, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, परपोषी क्या रहते हैं? वह स्वयं रहते हैं, स्वयं पर निर्भर रहते हैं, क्रिएट करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहेगा, तो वह उसी पर न करेगा। ये दूसरे व्यक्ति कौन है? ये दूसरे व्यक्ति परपोषी ही है। ठीक है, तो विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं, वह कोई और नहीं, वनली वन फॉर दोस्तों परपोषी कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दो प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफिल जो होता है वह प्राप्त होता है जड़ों से, प्राप्त होता है पत्तियों से, प्राप्त होता है तनों से, या इन सभी से प्राप्त किया जाता है? तो क्लोरोफिल किससे प्राप्त होता है? सभी लोग जानते हैं, पत्तियों से, लीव्स की बात करेंगे, प्राप्त होता है। ठीक है, और ये आपका प्रश्न है कि अमरबेल किस पौधे का उदाहरण है? सहजीवी का है, विषमपोषी का है, समपोषी का है, या इनमें से कोई नहीं? तो अमरबेल किस पौधे का उदाहरण है? सभी लोग बताएंगे, सहजीवी, विषमपोषी, समपोषी, इनमें से कोई नहीं। सभी का फीडबैक समान है, बिल्कुल बेफिक्र कमेंट करें। ये आपका परिवार है, अपना परिवार है दोस्तों, शिक्षकों का परिवार है, आवर फैमिली है। ठीक है, तो अमरबेल किस पौधे का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे अमरबेल जो हम बात करते हैं, सहजीवी है, विषमपोषी है या समपोषी है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अमरबेल क्या होता है दोस्तों? अमरबेल यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्योंकि अमरबेल जो होता है वह परजीवी कहलाता है। ठीक है, ना ही सहजीवी होता है, ना ही विषमपोषी होता है, ना ही समपोषी होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परजीवी पौधा कहलाता है अमरबेल। ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे पेड़ों पर कहीं से भी आपका हो जाता है, वह है अमरबेल। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग कमेंट करेंगे, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है पिचर पादप, परपोषी, ठीक है, विषमपोषी, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, कीटभक्षी पौधा उदाहरण है पिचर पादप, परपोषी, विषमपोषी, इनमें से कोई नहीं। अब बोलेंगे सर कीटभक्षी तो वो होता था, कौन? घटपर्णी होता है। यहाँ तो घटपर्णी ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए। भैया ध्यान दीजिएगा, यही तो बोलता हूँ, ध्यान पूरा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो कीटभक्षी जो पौधे का उदाहरण होगा वह क्या होगा? घटपर्णी ही होता है। लेकिन घटपर्णी की और किस नाम से जाना जाता है? घटपर्णी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वह पिचर पादप के नाम से जाना जाता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर करें। और कल के जो जिन्होंने 20+ आपके किए थे,
स्कोर उनका मैं नाम लेने वाला हूं। और आज भी आपको इसी तरह कमेंट करना है, कल की क्लास में आज के नाम लिए जाएंगे। ठीक है, पहला नाम है रिया लोधी, जिन्हें 25 में 24 किया है। अंकुर दीक्षित हो गया। ठीक है, रचना गुप्ता जी 21 किए हैं। संगीता पटेल आपकी 21 की है। रवि कैनल इन्होंने कितना किया, 21 नंबर किया है। ज्योति ठीक है कतरे इन्होंने 22 किया है। कमलेश के 25 में 25, बहुत भैया धन्यवाद, आप लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। ठीक है, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। सुरेश जी के 24 आए हैं। रितु चौहान के 25 में 25, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, मंजू अहिरवार के 24 आए हैं। ठीक है, मंजूला ज्ञान गुप्ता के 20 आए हैं। ठीक है, प्रदीप ओझा के 21 आए हैं। और राधे मीना की भी, इनके भी कुछ कमेंट आए थे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना 20-25, ये थोड़ा स्कोर है, आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हमारा जो मोरल टारगेट है वह है सिलेक्शन दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपकी जो हिंदी ग्रामर की अगली क्लास होगी उसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।